जय हिंद प्यारे बच्चों। आ जाइए। आज हम लोग सेशन का तीसरा दिन कर रहे हैं और जैसा कि हमने कहा था कि जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे मैं बहुत जगह से उसका कलेक्शन करूंगा और आपको सारे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो जैसे देखिए ये आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसा कि आप 1 नंबर क्वेश्चंस देख रहे होंगे, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चंस को बनाने की। 30 सेकेंड का समय दे रहा हूं आपको। मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से इस क्वेश्चंस को बनाकर दिखाइए। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। राजकुमार चौधरी जी, सेट बिल्कुल आया होगा प्लेटफॉर्म वाई नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। वो 7 बजे सेट ही भिजवा दिया था मैंने, 7 बजे ही। तो आधा घंटा पहले ही आपको सेट चला गया होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। 20 11 को 12 लिखता है तो 25 51 को क्या लिखेगा? देखिए क्वेश्चंस का लॉजिक बेहद ही खूबसूरत लॉजिक था और अच्छा लॉजिक था। क्या है हमारे पास? 20 11 है। यदि हम सारे को जोड़ते हैं 2 + 0 +1 और +1, तो दो दो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और 4 को यदि हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 × 3 = 12 हो जाते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास है 25 है और 51 है। अगर हम इसमें 2 + 5 +5 +1 जोड़ ले तो 5 5 10 2 12 1 13 हो जाएगा। और 13 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दे तो 13 तिया 39 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन में हमें 39 ढूंढना है। हम ढूंढ लेंगे 39 कहाँ है, जहां भी 39 दिख जाए वही हमारे लिए आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। संजीव का जवाब पहला था, सबसे पहले संजीव ने जवाब दिया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। देखिए इस क्वेश्चंस को बनाने में 20 सेकंड से अधिक अगर लग गया ना तो मजा नहीं है। तो 20 सेकंड आपके पास समय है। डायरेक्शन का क्वेश्चन ऐसे भी आप जानते हैं, बहुत इजी प्रोसेस से हमने सिखाया है। एक्स गाड़ी चालक दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है और दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर सीधे जाता है और पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर दूर जाता है। एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितना दूर है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आजाद कुमार शाह ने कहा सी नंबर आंसर होंगे सर। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। एक्स गाड़ी चलाकर सबसे पहले कहाँ गया? दक्षिण में। और कितना कवर किया? तो 30 किलोमीटर। अब उसके बाद वो दाएं मुड़ता है तो दक्षिण से दायां मुड़ने का मतलब वेस्ट में जाएगा, कितना? 30 किलोमीटर। सीधे जाने के बाद बाएं मुड़ता है तो वेस्ट से बायां मुड़ने का मतलब साउथ में जाएगा और साउथ में मुड़ करके चलता है 20 किलोमीटर। अब पुनः बाएं मुड़ता है तो साउथ से बाएं मुड़ने का मतलब ईस्ट में मुड़ेगा और ईस्ट में चलता है 3 किलोमीटर। अपोजिट डायरेक्शन को काट दीजिए तो ईस्ट और वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, कट गए। अब जो बच गए आपके पास साउथ में 50 किलोमीटर, यही आपका प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु है। तो पूछता है एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितना दूर है? तो साउथ में 50 किलोमीटर दूर है, यानी 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब था। आप चाहें तो इसको फिगर से भी बना सकते हैं कि एक्स गाड़ी लेकर निकला और सबसे पहले दक्षिण दिशा में कितना सफर तय करता है? 30 किलोमीटर। इसके बाद यहां से वो दाईं ओर मुड़ता है यानी वेस्ट में जाता है, कितना? 30 किलोमीटर। फिर से यहाँ पे बाईं ओर मुड़ता है तो अब जब वो बाईं ओर मुड़ेगा और चलेगा 20 मीटर और लास्ट में वो फिर से बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़ करके कितना जाता है? तो 30 मीटर। एक्स अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो एक्स से अगर हम ये डिस्टेंस कवर करें तो ये डिस्टेंस हो गया 30 मीटर और यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। तो 30 + 20 कितने मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया मेरे भाई? तो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। तो हम लोगों ने आसानी से जवाब दे दिया कि 50 मीटर। अब सवाल उठता है कि सर इस तरह से क्यों बनाते हो आप? तो ऐसे बनाने से जब आपकी आदत हो जाएगी ना और ये वाला काम आपका छूट जाएगा तो फिर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है ये बहुत ही फास्ट हो जाएगी। अप्रैल वाला बैच ही आपको अभी रेलवे के लिए लेना होगा क्योंकि अभी नई बैच कोई अनाउंस प्लेटफॉर्म के द्वारा नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित ढंग से समान है और एक समूह बनाते हैं।
यानी हमारे पास ये जो 5 दिए गए हैं UZ, XR, TY, BG और MR, इस 5 में से अगर 4 की हम बात करें ना तो उसमें सेम रिलेशन को जनरेट किया है, और कोई एक जो है ना वो समूह से बाहर है। वो कौन सा एलिमेंट समूह से बाहर है इस पांचों के ग्रुप में, आपको बस यही पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए, जब तक हम इसको लेटर से देखते रहेंगे तब तक ये आसान नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जिस दिन हमको ये प्लेस वैल्यू दिखने लगेगा, यानी मैं कह रहा हूं कि आपको ये 21 और 26 दिखने लग जाए, ठीक है, आपको ये 18 और 24 दिखने लग जाए, आपको ये 20 और 25 दिखने लग जाए, आपको ये 2 और 7 दिखने लग जाए, आपको ये 13 और 18 दिखने लग जाए, यानी लेटर ना दिख करके आपको डिजिट दिखने लगे, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को बनाना आसान होता है। देख लो, +5 है, +6 है, +5 है, +5 है और +5 है। यानी पहले लेटर से दूसरे लेटर में आने के लिए सब में +5 जोड़े गए हैं। इकलौता हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो +6 जोड़े गए हैं। यानी R और X जो हमारा है ना, यही अदर से डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बाबू, इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है। तो जिस दिन आप ये काम करना शुरू कर दोगे, यानी कि आपको ये लेटर ना दिखे, लेटर के जगह डिजिट दिखने लगे, तो उस दिन आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बेहद ही आसान होते हैं। खुश रहिए बाबू, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ करके बच्चों को चौंका दिया गया था और बच्चे काफी चौंके थे कि आखिर इसमें करना क्या है। तो ध्यान से समझ लो, इस बार भी ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखोगे ये अंगूर का गुच्छा दिख रहा है, तो अंगूर के गुच्छे जो होते हैं ना उसको हम लोग बंच कहते हैं। जैसे चाबी का गुच्छा हो गया तो उसको भी हम लोग बंच कहेंगे, अंगूर का गुच्छा हो गया तो उसको भी हम लोग बंच के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि सर ये क्या है, तो ये मुझे ढेर सारे भेड़ एक जगह ग्रुप में दिख रहे हैं, तो भेड़ों के ग्रुप को, ठीक है, हम फॉल्क कहते हैं। भेड़ों के ग्रुप को क्या कहते हैं, फॉल्क कहते हैं। क्राउड में क्या होता है ना कि ऐसा भीड़ जिसका कोई मकसद नहीं हो, ढेर सारे आदमी एक जगह इकट्ठे हैं, सबका अलग अलग मकसद है, यानी सबके अलग मकसद है लेकिन वो एक भीड़ में खड़े हैं, तो ऐसी व्यवस्था को क्राउड कहते हैं। आर्मी का मतलब तो आप जानते हैं, सेना में एक जगह जब इकट्ठा हो जाइएगा तो आर्मी कहलाएगा। तो भीड़ का जो समूह होता है ना उसको फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फूल के समूह को गुलदस्ता कहते हैं ना, यानी बुक्के कहते हैं, तो इसी तरह भीड़ के समूह को बाबू क्या कहेंगे, तो फ्लॉक कहेंगे। अब ये पूरा का पूरा नॉलेज बेस्ड है। अब जिनको पता है कि अंगूर के गुच्छे को, चाबी के गुच्छे को बंच कहा जाता है और भेड़ के गुच्छे को फॉल्क कहा जाता है, वो आसानी से अपना आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें आपसे गलतियां हो सकती हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, पूरा का पूरा वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था। यानी मैंने देखा है कि इस बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो वर्ड बेस्ड है, यानी वर्ड की आपको नॉलेज है ना तो आपके लिए गेम जो है वो बेहद ही आसान होगा। जैसे इसी क्वेश्चंस को देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित ढंग से समान है और एक समूह बनाते हैं, यानी 5 में से 4 लोग का समूह है। अब वो समूह क्या है, तो ट्रांसफर, स्टे, माइग्रेट, शिफ्ट और रीलोकेट। अब बोला सर बता दो कि इसमें डिफरेंट क्या होगा, तो अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखें तो हम कह सकते हैं कि सर अगर ट्रांसफर हुआ है ना किसी का, यानी उसका स्थान परिवर्तन हो गया है। ट्रांसफर हुआ है तो एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी उसका स्थान परिवर्तन हो गया है। अगर किसी ने माइग्रेट किया है, यानी उसने भी स्थान को क्या कर लिया है, परिवर्तित कर लिया है। अगर कोई शिफ्ट हुआ है तो वो भी स्थान परिवर्तन ही हुआ। और किसी को हमने रीलोकेट कर दिया, अभी वो पटना में था अब वो दिल्ली में दिखने लगा, यानी रीलोकेट हो गया, यानी अभी भी स्थान परिवर्तन हुआ है। स्टे का मतलब होता है ठहर जाना, स्टे का मतलब क्या, ठहर जाना। तो ट्रांसफर की बात करें या माइग्रेट की बात करें या शिफ्ट की बात करें या रिलोकेट की बात करें, इसमें एक चीज कॉमन दिख रहा है कि स्थान बदल जा रहा है। लेकिन स्टे में ये वाली बात नहीं दिख रही, स्टे में स्थिरता दिख रही है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी स्थिरता जो है वो सबसे डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो गया सचिन, इंडियन मैप का आंसर बी था, शिफ्ट। नहीं रे पागल, बी नहीं जाएगा। पवन कुमार ने ए जवाब दिया था, मनीषा ने बी जवाब दिया था, आजाद ने ए दिया था, अभिषेक कुमार ने सी दिया था, नवीन जी का आंसर डी था, क्लासिक का सी था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं ना बच्चा, इस टाइप के क्वेश्चन में मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान रखना है ना,
कि वर्ड पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। सर प्लीज सिटिंग और पजल का बैच लीजिए। बिल्कुल सिटिंग और पजल के क्वेश्चन यहाँ ढेर सारे डालूंगा, पेशेंस तो रखिए। अभी देखिए मेरी गाड़ी हमेशा से आप बच्चे जानते हो कि मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं और उसके बाद धीरे धीरे उसको क्या करता हूं तो पीक पे ले जाता हूं। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी तो पीक पे आने में 8 दिन 10 दिन होते होते ये गाड़ी मोटर पकड़ लेगी रफ्तार, और उसके बाद पजल सिटिंग सब आएंगे। पहले आदत में आ पाओ ताकि आप 1 घंटा रोज हमको दे सको, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप जैसे ही 1 घंटा अपना मेरे साथ खर्च करोगे तो ये खर्च जो है ना आपको अभी नहीं दिखेंगे, 10-15 दिन के बाद इसका प्रॉफिट दिखेगा। धीरे धीरे जब मेरी टोन आपके माइंड में सेट हो चुकी होगी एक बार, फिर हम लोग गियर को अप करेंगे, और जैसे ही गियर हम अप करेंगे तो फिर वहां से आपको और अधिक मजा आने वाला है, क्योंकि लगभग खतरनाक क्वेश्चन जितने भी होंगे वो मैं यहाँ डालूंगा ही डालूंगा। इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो ये खतरनाक क्वेश्चन नहीं था क्या? ये कम क्वेश्चन मत समझिए, अगर वर्ड पावर नहीं है ना बच्चा तो इस क्वेश्चन में आपको समस्याएं हो सकती हैं। अब जैसे देख लो, आप सेटिंग की बात कर रहे थे और अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेटिंग अरेंजमेंट का ही आ गया, तो मैं चाहूंगा कि आप 30 सेकंड समय लो। चलिए 30 से 50 सेकंड आपको देता हूं, आप इस क्वेश्चन को अभी मेरे सामने जल्दी से सॉल्व करके दिखा दो, जल्दी से। बिल्कुल सिटिंग और पजल के भी क्वेश्चंस बहुत ही दिए जाएंगे, एकदम झोला भर भर के, बोरा भर भर के पजल और सिटिंग आएगा। जल्दी से देखिए, आंसर दीजिए। सन्नी कुमार गुप्ता ने कहा सर आंसर ए होगा, बहुत फास्ट बाबू। अब जब तक इसको बनाऊंगा नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ओ के दाएं अगले स्थान पे कौन आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, कितने दोस्त हैं? तो 6 दोस्त हैं, MNOP Q और R। उत्तर की ओर सम्मुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। तो सबसे पहले एक पंक्ति ड्रॉ कर लीजिए। इस पंक्ति में ये राइट इंड हो गया और ये लेफ्ट इंड हो गया। अब देखिए क्या कहता है, पी एम और ओ के बीच में बैठा है, यानी पी कोई व्यक्ति है जिसको एक तरफ से एम ने कवर किया और एक तरफ से ओ ने कवर किया। तो किधर से एम और किधर से ओ होगा हम कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते हैं, यानी कि एम और ओ के ऊपर वाइस वर्सा केस का हमने सिंबल दे दिया, जिससे ये पता चल जाए कि ओ इधर और एम इधर भी हमारे आ सकते हैं। आगे चलेंगे, एन क्यू के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। तो जहां भी हम क्यू को बैठाएंगे उसके दाएं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन बैठा है? तो एन बैठा है। तो ऑलरेडी 1 2 3 4 एक 5 लोग हो गए। अब या तो छठा इधर आना है या तो छठा इधर आना है। तो ये तो तय हो गया ना कि एमपीओ को सर बीच में ही रख सकते हो, अब कहीं नहीं रख सकते हो। आगे चलिए, क्यू और आर पंक्ति के आखिरी स्थान पर बैठे हैं। तो एक आखिरी पे क्यू बैठा है, लेकिन एक आखिरी पे बाबू कौन बैठा है? आर बैठा है। अब कहता है एम और एन पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब इस प्लेस पे एम को जगह नहीं मिलनी है। तो इस प्लेस पे एम को जगह नहीं मिलेगी तो एम यहाँ, पी यहाँ और ओ यहाँ आया, और हमारा अरेंजमेंट एक बार में कंप्लीट हो गया। प्रश्न पूछा जा रहा है ओ के दाएं अगले स्थान पे कौन होगा? तो ओ के दाएं अगले स्थान पे एन आएगा, और एन हमारा ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सबसे बेस्ट जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। बाद में कुछ लोगों का जवाब बी बी ही आ रहा था। आजाद कुमार शाह जी का ऑप्शन डी था, डी पे कैसे पहुंच गया बच्चा? देखिए ये क्वेश्चन तो कह सकते हैं कि एकदम बउआ का झुंझुन्ना है, यानी बस दिमाग खर्च करने हैं। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान आपको डिग्री के रूप में निकालना है। तो मेरे भाई जब समय 8 बज रहे हैं तो मिनट वाली सुई 12 पे होगी और घंटे वाली सुई 8 पे होगी। बोलो होगी कि नहीं? जब घड़ी में 8 बज रहे हैं तो मिनट वाली सुई 12 पे होगी और घंटे वाली सुई 8 पे होगी। तो 8 से 9 जाने में 30, 9 से 10 जाने में 30 30 60, 10 से 11 जाने में 30 तिहाई 90, और 11 से 12 जाने में 30 चको 120, यानी टोटल 120 डिग्री का कोण बनने वाला है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? तो 120। देख लो ध्यान से यहाँ, अगर हम 8 बजे की बात करते हैं तो मिनट वाली सुई 12 पे होगी और घंटे वाली सुई जो है
वो 8 पे होगी। घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 8 पे। और मिनट वाली सुई कहाँ होगी? तो 12 पे होगी। मिनट वाली सुई 12 पे होगी। इस तरह से दिखाएगा। तो 8 से 9 जाने में 30 डिग्री, 9 से 10 जाने में भी 30 डिग्री, 10 से 11 आने में भी 30 डिग्री, और 11 से 12 आने में भी 30 डिग्री। तो 30 30 60, 30 तिहाई 90, 30 चको 120, यानी ये टोटल 120 डिग्री का एंगल बनेगा घंटे और मिनट की सुई के बीच। तो आंसर हम लोग किसको करने वाले हैं? तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। इसको बनाकर दिखाओ। 20 सेकंड से ज्यादा अगर समय लग रहा है ना आपको, तो समझो आपको रिवीजन की जरूरत है। इस क्वेश्चन में इनइक्वालिटी सेक्टर से ये क्वेश्चन आया है। और जैसा कि देखिए, तो आज बिहार एसएससी सीजीएल लेवल, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी 17,700 समथिंग पोस्ट की वैकेंसी आपकी रिलीज कर दी गई है बिहार में। ठीक है, अभी ये सूचना कितनी सच है कितनी गलत है, अगर एक्यूरेट सूचना होगी तो हम लोग जल्दी से उसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस इसमें जोड़ लेंगे। ऑप्शन ए हो गया। चलिए आइए देखिए। देखिए एस से किसको मिलवाना है बाबू? टी को मिलवाना है ना। तो एस जानता है आर को, आर जानता है ओ को, और ओ जानता है टी को। अगर हम टी से एस तक की बात करें तो तीन सिंबल मिलेंगे, इक्वल टू, ग्रेटर और ग्रेटर। तो इक्वल टू, ग्रेटर और ग्रेटर में ग्रेटर का सिंबल स्ट्रांग होगा। तो किसकी तरफ ग्रेटर? तो टी की तरफ ग्रेटर। यहां देख लो टी की तरफ ग्रेटर साइन है, यानी पहला सही हो गया। दूसरा कहता है सर सी को मिलना है एस से। जब हम सी से एस तक का सफर तय करेंगे तो देख लो यहाँ पे चाइना वॉल बन जाएंगे, बन गए ना, यानी लेसर के समूह में ग्रेटर आ जाएगा। और जब भी लेसर के समूह में ग्रेटर या ग्रेटर के समूह में लेसर आ जाए तो वो वाली कंक्लूजन हमेशा से गलत हो जाती है। तो इसमें केवल एक नंबर सही है लेकिन दो नंबर गलत है। ऐसा किसमें दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और ऑप्शन नंबर ए किस में दिख रहे हैं? तो बी में दिख रहे हैं। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। यानी अब आपको इसके साथ साथ इस पे भी आपको ध्यान फोकस करना होगा। अब जिन बच्चों में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी कि वो लगातार स्पीड में बना रहे होंगे तो वो ऑप्शन ए को कलर करके चल दिए होंगे, जबकि ऑप्शन ए किस में दे रखा है? तो ऑप्शन बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, ध्यान दोगे? देखिए, बेस्ट कोट की बात कर रहा है और बटन की बात कर रहा है। तो अब सवाल उठता है बेस्ट कोट क्या है? तो बेस्ट कोट क्या है ना, कि एक लंबा सा ओवर कोट आपने देखा होगा, उसी को बेस्ट कोट कहते हैं। ठीक है, अक्सर ठंडा के दिन में हम लोग पहनते हैं, बेस्ट कोट का यूज करते हैं। तो बेस्ट कोट में क्या होता है? तो उसको कनेक्ट करने के लिए शर्ट की तरफ बड़े बड़े बटन होते हैं। तो इसी प्रकार से बूट, बूट यानी जूता का, तो बूट में क्या होगा? तो ईट नहीं होगा, बैग नहीं होगा, ट्री नहीं होगा, लेस। लेस का मतलब हो गया फीता, जिसको हम लोग कहते हैं ना जूता का फीता बांध लो। क्या कहते हैं? जूता का फीता बांध लो कहते हैं ना। तो इसी प्रकार जिस प्रकार वेस्टकोट में बटन होते हैं उसी प्रकार बोट बूट में लेस यानी कि फीता होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छी है। मैं चाहूंगा समय लो लेकिन बनाकर दिखाओ। 30 सेकेंड। इसको कहा जाता है फिगर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? फिगर मैट्रिक्स। समय लीजिए लेकिन बनाइए। ध्यान से दीजिए आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, इसको फिगर मैट्रिक्स कहते हैं। आह, आलोक गुप्ता जी सी। पहले बी आंसर दिया आलोक ने, फिर सी आंसर दिया। और कोई? दीपक जी का डी आंसर है, अमर का डी है। अब आलोक का आंसर भी आ गया, बहुत अच्छा। कुमारी प्रिया डी, मनीषा का भी डी है, इंडियन मैप का बी है, मनीषा का डी है।
चलिए आइए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। देख लो, सबसे पहले फिगर मैट्रिक्स में देखना क्या है, ध्यान से देखो। ये वाली फिगर को देखो, ठीक है। ये वाली फिगर इसमें सेम रह गई, ठीक है। और इसमें से एक फिगर निकल कर आया, इसमें से एक फिगर निकल कर आया और उसने इस फिगर का निर्माण कर दिया, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि सर इधर से एक फिगर और इधर से एक फिगर लेके बीच वाले को बना दिया, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं एक फिगर यहां लिया, एक फिगर यहां लिया, बीच वाला बनाया। अच्छा देखो तो यहां से इसको उठा लिया, ठीक है। और अगर इस वाले की बात करें तो यहां से इसको उठा लिया गया, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखने की कोशिश करें तो पहले हम सीधे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर यहां से हमने सीधे लाइन को उठा लिया है तो अब एक बार मुझे तिरछा वाला उठाना होगा, और तिरछा वाला हमारा ये है, तो हमारा फिगर ऐसा होना चाहिए। अब देखिए ऐसा फिगर यहाँ कहीं है क्या? तीन वाले तो नहीं आएंगे, सबसे पहले ये खत्म हो गए, ठीक है। तो ये दोनों फिगर भी काम नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब अब इसको अलग सोच से सोचते हैं। तो जब अलग सोच से हम सोचते हैं तो हो सकता है कि इसने सबसे पहले क्या किया होगा कि इस वाले फिगर को उठा लिया होगा, ठीक है। तो चलिए हमने इस वाले फिगर को उठा लिया। अब इसमें एक था तो इसमें दोनों कर दिया। जब यहाँ वाले फिगर को उठाया है तो अब हो सकता है या तो इसने इस वाले फिगर को उठाया होगा या तो इस वाले फिगर को। तो इस वाले फिगर को अगर हम यहाँ से उठाते हैं तो ये हमारा यहाँ और ये हमारा यहाँ बनेगा। अब देखिए ऐसी व्यवस्था किसमें? सी में। और सी भी किसमें है? तो सी में। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने, अच्छा इसीलिए आज बच्चे लाइव में कम है ना, लोग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के फिराक में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन तो ये भी बहुत अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम जानते हैं कि इनइक्वालिटी कहते हैं, और बनाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, सी को बाबू किससे मिलना है जी? तो ई से मिलना है। दोनों में कॉमन क्या है? तो एन है। सी को पहले एन तक आना पड़ेगा, उसके बाद एन ई से मिलवाएगा। अब देख लो यहाँ भी ग्रेटर है और यहाँ भी ग्रेटर, यानी दोनों तरफ साइन के मुख खुले हुए हैं। इसका मतलब यहाँ चाइना वॉल का निर्माण हो गया। और हम लोग को मालूम है कि चाइना वॉल होने पर रिलेशन गलत हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि सर ग्रेटर के समूह में लेसर पढ़ेंगे या लेसर के समूह में ग्रेटर पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ लेसर था, लेकिन फिर लेसर के समूह में ग्रेटर आ गया। तो जब भी ऐसा व्यवस्था है कि पढ़ते समय लेसर में ग्रेटर या ग्रेटर में लेसर आ जाए तो आप उसको काट दोगे। अब कहता है ओ का संबंध एस से, तो देखिए तो ओ का संबंध एस तक जाने के लिए ओ यू से मिलेगा, यू एन से मिलेगा और एन एस से मिलेगा। तो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी कि ओ को ग्रेटर होना चाहिए। आप इसको लिखकर भी देख सकते हो। ओ ग्रेटर है किससे? यू से। यू इक्वल है किससे? एन से। और एन ग्रेटर है किससे? एस से। अब अगर हम ओ से एस तक की बात करें तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी इसका कंक्लूजन बाहर आएगा ओ ग्रेटर है एस से। यहाँ ओ लेसर है एस से दे रखा है, इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन भी हमारे लिए जो है वो कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। यू को मिलना है ई से, तो ध्यान दोगे यू एन को जानता है, एन एस को, एस ई को, इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल। तो इक्वल ग्रेटर इक्वल में ऑलवेज ग्रेटर का साइन स्ट्रांग होगा। तो किसकी तरफ ग्रेटर? यू की तरफ है। नहीं तो आप लिखकर चेक कर सकते हो, यू ग्रेटर है एन से। अब कहता है सर एन ग्रेटर है एस से और एस इक्वल है ई से। अगर हम देखते हैं तो इक्वल ग्रेटर और इक्वल में ग्रेटर साइन स्ट्रांग है, इसका मतलब इसका कंक्लूजन निकलना चाहिए यू ग्रेटर देन ई। हमारे पास यहाँ यू ग्रेटर देन ई है, दैट मीन्स ये तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। अब तीसरा नंबर ऑप्शन के लिए कौन सा दे रखा है? तो केवल बी दे रखा है, यानी इस वाले 11 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए आंसर जो हम लोग लगाने वाले हैं ये ऑप्शन नंबर बी लगाने वाले हैं।
नहीं बाबू, ऑफलाइन टेस्ट चलती है शाम में 5 से 6 किसान कोल्ड स्टोर में। ऑफलाइन टेस्ट चलती है शाम में 5 से 6 किसान कोल्ड स्टोर में। 25 क्वेश्चन एक दिन में होते हैं और 25 क्वेश्चन उसी समय डिस्कशन भी होता है। उसकी टाइमिंग 5 to 6 PM है। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न हैं और आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। यानी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम करना है। कहता है 6 दोस्त हैं MNOPQRR, उत्तर की ओर सम्मुख होकर के एक पंक्ति में बैठे हैं। P M और O के बीच में बैठा है। यानी जहां भी P बैठा है, एक तरफ से M और एक तरफ से O ने कवर कर रखा है। N Q के दाएं से चौथे स्थान पे है। यानी जहां भी Q होगा उसके दाएं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पोजीशन N का होगा। फिर कहता है Q और R पंक्ति के आखिरी छोर पर बैठे हैं। तो एक छोर पे Q है तो दूसरे छोर पे R बैठा हुआ है। अब कहता है M और N पड़ोसी नहीं है, यानी यहाँ M हो ही नहीं सकता। तो P को तो M और O के बीच में बैठना है। इसका मतलब यहाँ M को रखना होगा, इस प्लेस पे O को रखना होगा और यहाँ P को रखना होगा। और हमारा अरेंजमेंट जो है वो एक अटेम्प्ट में बन करके तैयार हो गया। अब प्रश्न देखो क्या कहता है। हाँ, सेम क्वेश्चन आ गया लेकिन यहाँ अलग होगा। बैठने की व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वहां प्रश्न किए गए थे कि बताइए कि बीच में कौन बैठे या पी के दाएं कौन बैठा है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है बैठने की व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला क्या कहता है, एम और पी अगल बगल बैठे हैं। तो ये बात तो सही है ना कि एम और पी अगल बगल बैठे, यानी ये सत्य है। एम ठीक आर और पी के बीच में बैठा है। तो देखिए, तो एम क्या आर और पी के ठीक बीच में बैठा है, तो ये वाली बात गलत हो गई। ओ एन और पी के बीच में बैठा है, तो ओ सही में एन और पी के बीच में बैठा है, यानी सही है। एन क्यू के दाएं से चौथे स्थान, तो क्यू के दाएं से चौथे स्थान पे एन है। पूछा था कौन सा असत्य है। असत्य का मतलब कौन सा फॉल्स है, यानी कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। यानी 12 नंबर क्वेश्चंस के लिए आंसर हम लोग किसको लगाने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को लगाने वाले हैं। यही इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा है जी। ये वाली क्वेश्चन जो है ना एकदम हलवा है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। देखिए, जून महीना के बाद क्या आता है, जुलाई आता है। तो जून महीना के बाद जब जुलाई आता है, यानी ये नेक्स्ट मंथ है। तो वेडनेसडे के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, तो थर्सडे आएगा। जिस तरह से जून के बाद अगला महीना जो होता है वो जुलाई होता है, उसी तरह से वेडनेसडे के बाद जो अगला दिन होगा वो थर्सडे होगा। तो आंसर हमारा शुक्र गुरुवार हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी में ऑलरेडी दे रखा है। जल्दी से इसको बनाइए। सॉर्ट आउट कीजिए इसको जल्दी से। सी, बी, सी और बी पे लड़ाई चल रही है। बी संजीव, लगभग लोग के आंसर बी आ रहे हैं। आलोक का आंसर ए आया है, दीपक का डी आया है, आजाद जी का बी है। ठीक है, यानी डिफरेंट लोग डिफरेंट आंसर। समझने की कोशिश कीजिएगा। याद है मैंने कहा था कि रेलवे का लॉजिकल रीजनिंग अदर के लॉजिकल रीजनिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है। अब बोलोगे सर यहाँ डिफरेंट होता क्या है, तो ध्यान से समझ लीजिए डिफरेंट होता क्या है। रेलवे के लॉजिकल रीजनिंग में अक्सर क्या करता है कि क्वेश्चन है अजम्पशन का और नीचे लिख दिया कंक्लूजन। क्वेश्चन है कोर्स ऑफ एक्शन का, नीचे लिख दिया अजम्पशन। तो ये आपको ऑलरेडी समझना होगा कि भैया हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो रियल प्रपक्ष में क्या है, वो वास्तविकता क्या दर्शा रही है। तो ध्यान से देखोगे क्या कहता है।
रानी ने अपना घर नीले इमल्सन से पेंट किया है। तो स्टेटमेंट जब कह रहा है कि रानी ने अपना घर नीले इमल्सन से पेंट किया है, तो इसके साथ साथ एक माइंड में क्वेश्चन उठा कि आखिर रानी ने नीले रंग का इमल्सन ही क्यों यूज किया, उसने इमल्सन ही क्यों यूज किया, उसने डिस्टेम्पर क्यों नहीं लिया, या उसने प्लास्टिक पेंट क्यों नहीं लिया, या उसने सिंपल पेंट क्यों नहीं लिया, उसने नीला इमल्सन ही क्यों लिया। यानी ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में एक इफ और बट छोड़ रहा है। तो जब भी कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में इफ और बट छोड़े तो समझ लेना मेरे भाई कि वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, और अगर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है तो वो अजम्पशन को जन्म देगा। वो किसको जन्म देगा? अजम्पशन को जन्म देगा, यानी पूर्वधारणा, अवधारणा, मान्यता, अनुमान को जन्म देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पे रेलवे को निष्कर्ष नहीं लिखना चाहिए था, यहां रेलवे को अजम्पशन लिखना चाहिए था कि आप अज्यूम करके बताइए कि रीना ने अपना घर नीले इमल्सन से पेंट किया है, तो इसके पीछे जो है क्यों ऐसा काम किया है आपको वो ढूंढ करके देना है। यानी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है ये अजम्पशन के क्वेश्चंस बनने चाहिए थे, लेकिन रेलवे वालों ने इसको निष्कर्ष लिख दिया। तो जैसे ही निष्कर्ष निकाल तो सारे लोगों का माइंड कहाँ काम करना शुरू कर दिया कि भैया हमको कंक्लूजन निकालना है। तो सबसे पहले जानिए कि कंक्लूजन इसका क्या होगा, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कहता है रानी ने एक नया घर बनवाया है। तो ये हम अजम्पशन नहीं कर सकते हैं कि अपना नीले रंग का इमल्सन पेंट लगाया है तो वो पेंट वो नए घर में लगाई है कि वो पेंट वो पुराने घर में लगाई है, ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ घर नया और पुराना की बात नहीं करी गई है। इमल्सन डिस्टेम्पर से सस्ता होता है, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इमल्सन जो है वो डिस्टेम्पर से सस्ता होता है, इसीलिए रानी ने अपना घर नीले इमल्सन से पेंट करवाया है। तो ऑप्शन नंबर बी हम अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन कब अज्यूम कर सकते हैं? जब ये निष्कर्ष ना हो करके पूर्वधारणा, अवधारणा और मान्यता लिख देता तब। लेकिन हमने कहा रेलवे का रीजनिंग बड़ा ऊट पटांग होता है मेरे भाई। सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे इसी कारण करते हैं क्योंकि उनको सामने लिख दो निष्कर्ष तो उनका माइंड टोटल निष्कर्ष की ओर भाग जाता है। लिख दो अजम्पशन तो पूरा माइंड अजम्पशन की ओर, लिख दो आर्ग्यूमेंट यानी तर्क तो पूरा गेम तर्क की ओर ही चला जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने 2 नंबर जो लगाया वो क्या समझ कर लगाया कि हम अजम्पशन का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो जब हमारा अजम्पशन में 2 नंबर सही है तो हम रेलवे वाले को उसी के भाषा में जवाब देंगे कि भैया तू निष्कर्ष लिख दिया है तो चल हम तो हर निष्कर्ष को अजम्पशन मानते हैं। तो हम लोग कहेंगे केवल 2 नंबर जो है ना तर्क संगत है। लेकिन सवाल उठता है कि सर इसका रियल कंक्लूजन क्या निकलेगा? अगर ये रियल में कंक्लूजन का क्वेश्चन होता तो इसका रियल कंक्लूजन क्या निकलेगा? तो इसका रियल कंक्लूजन निकलता कि रीना को नीला रंग पसंद है। इसका रियल कंक्लूजन निकलता कि नीला इमल्सन से रीना का घर रंगीन हो चुका है। ये सब इसके निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको समय देना पड़ेगा, मैं लॉजिकल रीजनिंग में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। ध्यान से देखिए, जितना भी बाज था न रे बाबू वो सब चील के घर चला गया, और जितना चील था उड़ के पक्षी के अंदर चला गया। तो चूंकि बाज गया है चील के अंदर और चील चल गया पक्षी के अंदर, तो बाज भी तो चल गया पक्षी के अंदर। तो कहता है कि कुछ पक्षी बाज है। तो जब सारा बाज पक्षी के घर गया हुआ है तो पक्षी का कुछ हिस्सा तो बाज है, कुछ बाज पक्षी हैं। तो बाज का भी तो सारा का सारा हिस्सा पक्षी के पास है। तो जब सारा बाज पक्षी के अंदर है तो कुछ बाज भी पक्षी के अंदर है। यानी एक भी अनुसरण करता है और 2 भी अनुसरण करता है। ना तो 1 2 लगाया ना तो वेन डायग्राम लगाया, थिंकोलॉजी सिस्टम लगा लिया। तो देखिए जितने भी बाज हैं ये सभी के सभी बाज किसके अंदर है? तो चील के अंदर है। और सभी के सभी चील किसके अंदर है? तो पक्षी के अंदर है। अब पहला कंक्लूजन कहता है कि कुछ पक्षी बाज है। तो देखिए पक्षी का जितना भी क्षेत्राधिकार है, पक्षी के क्षेत्राधिकार में कुछ अधिकार किसका है? तो बाज का है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ पक्षी क्या दिख रहे हैं? बाज। दूसरा कहता कुछ बाज पक्षी है। तो जब सभी बाज पक्षी है तो कुछ बाज तो पक्षी होगा ही ना, यानी एक भी सही है और 2 भी सही है। ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे।
अच्छा क्वेश्चन है, आप 20 सेकंड का समय लो, मुझे बनाकर दिखाओ जल्दी से। ADMIT को, एडमिट को GDIWL लिखता है। एडमिट को क्या लिखता है? GDIWL लिखता है। तो पूछ रहा है चेस्ट को कैसे लिखोगे सर? जवाब दीजिए, आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है। बस प्लेस वैल्यू पे फोकस कर दीजिए, बन जाएगा। यानी ए को ए मत देखिए, 1 देखिए, और डी को 4 नहीं देखिए, 3 नहीं, डी नहीं देखिए, 4 देखिए। इसी तरह जी को 7 और डी को 4 देखिए, बन जाएगा। 16 का बी। चलिए देख लेते हैं। देखो इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, अगर हम इसमें 3 जोड़ दें तो डी का प्लेस वैल्यू 4 होगा। इसी तरह डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, अगर हम इसमें 3 जोड़ दें तो 4 3 7 हो जाएगा। इसी तरह 9 का प्लेस वैल्यू आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, अगर 9 में 3 जोड़ दे तो 12 हो जाएगा। और टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, अगर 20 में 3 जोड़ दे तो 23 हो जाएगा। यानी आगे 2 लेटर को इंटर क्रॉस करवा के +3 कर दिया गया, बाद में 2 लेटर को इंटर क्रॉस करवा के +3 कर दिया गया। अब m का प्लेस वैल्यू 13 और i का प्लेस वैल्यू 9 होता है, यानी इसमें -4 कर दिए गए। तो शुरुआत के 2 लीटर को इंटर क्रॉस करवाकर +3, बाद के 2 लेटर को इंटर क्रॉस करवाकर +3, और बीच वाले लेटर को स्ट्रेट -4 कर दिया गया। तो हम अगर ये वाली व्यवस्था को यहां अंजाम देंगे, ठीक है, तो 8 में से 3 गया 5, 5 किसके लिए? अच्छा जुड़ना है ना। 8 और 3 कितना? तो 11, 11 किसके लिए? के लिए। 3 और 3 6, 19 और 3 22, 20 और 3 23। अब बीच वाले में क्या होना था? तो 4 घटना था, तो 4 ही घटना था ना, तो 5 में से 4 घटाएं ए। यानी हमारे पास आंसर जो निकलेगा चेस्ट के लिए, KFAW चाहिए। KFAW ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर भी हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर जाने वाला है। तो 16 नंबर क्वेश्चंस के लिए हम लोग आंसर डी लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, फिर मेरे साथ जुड़ने का मजा आएगा। जैसा कि आपने कहा सर सारे पेपर जो है ना वो प्रीवियस ही दिया करो, ठीक है, तो देखिए जब सारा पेपर अगर मैं प्रीवियस ही दूंगा ना, तो कहीं ना कहीं गेम आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि 10 क्वेश्चन मैं प्रीवियस से देता हूं, 10 क्वेश्चन मैं अपनी देता हूं, जिसके कारण आप आगे के प्रश्नों को भी देख सकते हो। क्योंकि एग्जाम बाबू क्या करता है ना, कि देखिए एग्जाम की मंशा समझिएगा क्या है। मान लीजिए 2020 में एग्जाम हुआ, तो बच्चे क्या किए, 2019 तक का प्रीवियस पेपर देख कर गए, लेकिन 20 में कुछ क्वेश्चन नए पूछ दिए गए। तो 20 में जो क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट नए पूछ दिए गए हैं, वो क्वेश्चन तक अब 21 में बच्चे तैयारी करके जाएंगे। 21 में फिर कुछ और नया पूछ दिया। तो बच्चे हमेशा क्वेश्चन सेटर के माइंड से पीछे चलते हैं। कारण क्या? बच्चे हमेशा प्रीवियस पेपर पे फोकस करते हैं, जिसके कारण वो वही सीख पाते हैं जो अभी तक पूछा गया है। उनका ध्यान वहां पे कभी भी नहीं जाता है जो आने वाले समय में पूछा जा सकता है। जिसके कारण क्या होता है कि 2 3 4 क्वेश्चन जो है वो अक्सर धोखा दे के निकल जाता है, क्योंकि वैसा प्रीवियस पेपर में देखने को मिलता नहीं है। तो हमारा मानना है कि आप प्रीवियस पेपर करो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन 100% प्रीवियस पेपर पे आश्रित मत रहो। कुछ आगे के कॉन्सेप्ट पे देने वाले लोग जब मिले तो उन पे भी आप काम करना शुरू करो। क्योंकि 2018 वाली एग्जामिनेशन में बहुत सारे रीजनिंग नए हो गए अचानक से। उस समय मुझे याद है कि लगभग जो दूसरे बच्चे थे जो प्लेटफॉर्म में सिर्फ टेस्ट देने आया करते थे, यानी जो हमसे गाइड नहीं हुए थे, जो हमसे नहीं पढ़े थे, वो टेस्ट के बाद अक्सर परेशान रहते थे, सर नया नया क्वेश्चन पूछ दिया है। लेकिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उन बच्चों ने कभी नहीं कहा नया क्वेश्चन दिक्कत दिया।
उन्होंने कहा सर नया क्वेश्चन था, लॉजिकल था, लॉजिकली रूप से था, लेकिन हम लोग पढ़े तो समझ में आ गया कि करना क्या है। यानी कि पढ़ने का मजा तब है जब आप अपने माइंड को ब्राउड कर लीजिए, आपको सोचने की कैपेसिटी बढ़ी, जब रीजनिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे कहने पे नहीं, अपने माइंड की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाइए, अपने माइंड की इफिशिएंसी को बढ़ाइए, तब आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। तो कोशिश हमारी यही होगी कि कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस डालूं और कुछ क्वेश्चन मैं अपना डालूं। इससे क्या होगा ना कि आपके लिए गेम बहुत आसान होगा, क्योंकि मैं आने वाले क्वेश्चंस को भी दिखा पाऊंगा और वहां से क्वेश्चंस लड़ते हैं। सर टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाया जाए? अपनी गलतियों को पहचानना शुरू कीजिए, जहां आप गलतियां करते हो उस गलतियों को आप निकालिए, उस गलतियों को आप रिकवरी करते जाइए। जैसे जैसे अपनी गलतियों की रिकवरी करते जाओगे, वैसे वैसे आपके नंबर जो है ना वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कभी भी नंबर अचानक से मेरे भाई नहीं बढ़ता है, वो बिल्कुल धीरे रफ्तार से बढ़ता है। जैसे अगर किसी बच्चे ने तैयारी किया तो वो 60 तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन 60 से 70 पहुंचने में उसको समय लगेगा। तो वो समय को कैसे कम करे? तो अपनी गलतियों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कीजिए। सर 40 क्वेश्चन में 35 से 36 आता है तो अच्छा है, लेकिन बढ़िया नहीं है। ठीक है, अभी कम से कम 40 में आपको 39 38 तो आने ही चाहिए, लेकिन समय सीमा के भीतर आने चाहिए। अब 40 क्वेश्चन बनाने में आप अगर 40 मिनट लगा देते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। 40 क्वेश्चन अगर 25 से 30 मिनट में बन जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए आपको कंटिन्यू जुड़ना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है ना वो धीरे धीरे करके स्पष्ट होती जाएगी। जैसे इसी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, 17 नंबर की, आसान सा क्वेश्चन है। अब कहोगे कि सर ये साइलॉक्स का क्वेश्चन है क्या? तो हाँ, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिलोलिज्म का। अब सिलोलिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं काल्पनिक सिलॉक्स यानी इमेजिनरी साइलॉक्स, और एक होता है रियलिटिक सिलॉक्स। तो ये इमेजिनरी साइलॉक्स नहीं है, ये रियलिटिक साइलॉक्स है। ठीक है, इसमें एकदम रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो क्या कहता है, ध्यान से समझोगे। धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, यानी ये महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा है या किसी और धोनी की बात कर रहा है हमें ध्यान नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ महेंद्र सिंह धोनी को ही समझ करके चलेंगे कि भैया धोनी जी जो है ना वो एक अच्छे बल्लेबाज है। अब कहता है बल्लेबाज होशियार होते हैं। तो जब किसी स्टेटमेंट के आगे कुछ या सभी नहीं लगा हो तो आप खुद से समझ लेना कि इसके आगे सभी लगा है। इसके आगे क्या लगा है? सभी लगा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी बल्लेबाज होगा वो होशियार होगा। तो बल्लेबाज तो ऑलरेडी होशियार होगा, तो हमने क्या कहा, जब स्टेटमेंट के आगे सभी और कुछ नहीं लगा है तो आप समझना कि उसके आगे सभी लगा हुआ है। ये बिल्कुल थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर सभी और कुछ नहीं लगा हुआ है तो समझ लेना सभी लगा हुआ है। जैसे अगर हम कहें आम मीठे हैं, तो आम मीठे हैं का मतलब सभी आम मीठे हैं। अगर हम कहें कि आसमान नीला है, इसका मतलब सभी आसमान नीला है। अगर हम कहें सूरज गर्म है तो पूरा का पूरा सूरज गर्म है। तो जब भी सभी और कुछ ना लगा रहे मेरे भाई, तो समझ लेना कि उसके पहले सभी लगा हुआ है जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज होशियार होते हैं। तो चूंकि सभी बल्लेबाज होशियार होते हैं और धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, तो धोनी भी होशियार होगा। अब कहता है सभी होशियार लोग बल्लेबाज हैं, तो ये तो गलत है। सभी ए बी हैं, लेकिन सभी बी ए हैं यह हम 100% नहीं कह सकते हैं। दूसरा कहता है धोनी होशियार है, क्योंकि धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है और सभी बल्लेबाज होशियार होता है, यानी धोनी भी क्या है, होशियार है। तो एक नंबर बाबू गलत हो गया और 2 नंबर सही हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 18 अच्छी श्रृंखला है। समय लो, बनाकर देखो क्या कर रखा है। 12, 39, 66, 93, 120, नेक्स्ट वन वार। तो सीरीज की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, सीरीज अपने बारे में थोड़ा फास्ट कीजिएगा। बिल्कुल फास्ट ही चल रहे हैं नीरज, ठीक है। सारे बच्चे का सारा लेवल होता है ना, ठीक है। वैसे खत्म करने को तो मैं 1 घंटे में 50 क्वेश्चन भी खत्म करता हूं। अब बिहार एसएससी वाली डिस्कशन उठा करके देख लेना,
50 क्वेश्चन होते हैं और 45 से 50 मिनट के अंदर 55 मिनट होते होते वो डिस्कशन खत्म हो जाती है। तो चूंकि वो डिस्कशन है, यहाँ हमें आपको सिखाना है, तो सीखने का जो प्रोसेस होता है ना बच्चा, वो हमेशा धीरे रखवाता हूं मैं, क्योंकि यहाँ से मेरे को काम है कि आपको सिखाना है, आपको बिल्कुल अच्छा स्टूडेंट बनाना है। तो वहां जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, और हम तो शैतान है नहीं भैया, तो हम जल्दबाजी क्यों करें। तो स्लोली स्लोली चलिए ना, धीरे धीरे चलिए, ताकि पकड़ बन सके, ठीक है। एक अच्छा धावक वही होता है ना जो अच्छा वॉकर होता है। यदि आपको 20 किलोमीटर चलने की आदत है ना, तो 2 किलोमीटर का दौड़ तो ऐसे चुटकी में निकाल लोगे भाई, ठीक है। तो पहले धीरे धीरे चलना सीख लो, दौड़ना तो खुद आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सीरीज जो है ना बच्चा अपनी पहचान बतलाता है। तो बोलोगे सीरीज सर अपनी पहचान कैसे बतलाता है? तो बड़ा सिंपल है। अगर कोई सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो वो जोड़ पे आधारित श्रृंखला एडिशन बेस्ड। अगर सीरीज धीरे धीरे छोटी हो रही है तो सब्ट्रैक्शन बेस्ड है। अगर सीरीज बहुत स्पीड में बढ़ रही है तो वो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड, स्क्वायर बेस्ड या क्यूब बेस्ड है। या अगर सीरीज बहुत स्पीड में छोटी हो रही है तो वो डिवीजन बेस्ड, स्क्वायर बेस्ड या क्यूब बेस्ड है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सीरीज धीरे धीरे आगे करके बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये एडिशन बेस्ड क्वेश्चन है। हमें दो पदों के बीच का बस अंतर फाइंड करना होगा और ये सीरीज दम तोड़ देगा। तो देखिए, 9 में से 2 गए तो 7, और 3 में से 1 गए तो 2, यानी कितने का अंतर आया? तो 27 का। फिर से देखो, 16 में से 9 गया तो 7, और 5 में से 3 गए तो 2, फिर से कितने का अंतर आया? 27 का। 13 में से 6 गया तो 7, और 8 में से 6 गए तो 2, फिर से कितने का अंतर? 27 का। 10 में से 3 गया तो कितना? 7, और 11 में से 9 गया तो 2, यानी फिर से अंतर 27 का। यानी हर बार जो अंतर क्रिएट हो रहा है वो 27 का अंतर क्रिएट हो रहा है। तो इस बार भी 27 का अंतर क्रिएट करवा दो। तो 20 और 7, 7 के लिए 7, 2 2 4 हो गए, और 1 के लिए 1, यानी 147 हो गया। 147 ऑप्शन नंबर सी में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। मोहन शाह जी गलतियों को पकड़िए। कहता है ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर। तो बाएं छोर से पहले 12वां जाना है और के दाईं ओर तीसरा जाना है। तो हमेशा याद रखोगे, यदि बोल देता है दाएं के दाएं तो सेम डायरेक्शन है, माइनस कर देना। यदि कह देता है बाएं के बाएं, सेम डायरेक्शन है, माइनस कर देना। यदि कह देता है दाएं के बाएं, अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस कर देना। या कह देता है बाएं के दाएं, अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस कर देना। ये 4 चीजों को बाबू याद रखना। दाएं के दाएं होने पर हमेशा माइनस, बाएं के बाएं होने पर माइनस, दाएं के बाएं होने पर प्लस, बाएं के दाएं होने पर प्लस। तो ये बाएं के दाएं है यानी ये प्लस होगा। तो 12 3 15, किधर से 15 जाना है जी? तो लेफ्ट से 15 जाना है। चलो लेफ्ट से 15 चलते हैं। 3 3 6, 3 तिहाई 9, 3 12, 3 पचे 15। 15 नंबर पे कौन आया? बी आया। और बी किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो हमारे लिए आंसर जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बेहद ही आसानी से बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं। यू का भी से क्या संबंध है? तो हमको किसकी जानकारी देनी है? तो यू की जानकारी देनी है। किससे जोड़कर? भी से जोड़कर। तो देखिए, तो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो भी कौन है? तो यू का भाई है। तो अगर यू लड़का हुआ तो भी की बहन, यू लड़की हुई तो भी की बहन। अब यहां कहता यू डब्लू की बहन है। तो यू जब डब्लू की बहन है तो यू लड़की हो गई, और इस लड़की का भाई भी है तो ये लड़की इसकी बहन होगी। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब सोचिए, सारे क्वेश्चन टफ थोड़ी ना पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आसान भी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। ध्यान से देख लो, यदि भी यू का भाई है तो भी भाई है यानी लड़का है, और भाई बहन पैरेलल होते हैं तो यू के पैरेलल। अब कहता है यू डब्लू की बहन है तो यू लड़की है, और किसकी बहन है? तो डब्लू की बहन है। अब कहता है और एक्स यू का पति है। अब एक्स किसका पति है? तो यू का पति कौन है? तो एक्स है, ये पति है।
तो यू का भी से क्या संबंध है? यू का भी से, तो भी की यू कौन है? तो भी की यू बहन है। बहन मेरे भाई किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। ठीक है। आज देखिए बहुत सारे बच्चे मुझे लग रहे हैं कि मैच देखने में मसरूफ हो गए हैं। ठीक है, तो ये काम मत क्या कीजिए, अब एग्जाम का सीजन नजदीक आ गया है। मैच तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन आपकी ये एग्जाम जो है ना बच्चा, वो जिंदगी भर नहीं चलेगी। तो कोशिश मेरे भाई यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन जोन को स्ट्रांग करके हम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके रिजल्ट ले ले। और अभी देख लो, अभी गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां बहने को तैयार है। अब बोलोगे सर क्या तीनों नदियां? तो सेंटर से भी वैकेंसी आएगी, रेलवे की वैकेंसी अभी आई है, अभी और आनी बाकी है। आपकी बिहार एसएससी की भी वैकेंसी रहेगी, आपकी सेंट्रल एसएससी की भी वैकेंसी रहेगी। यानी हर जगह अभी देखोगे तो वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी। अगर इस बहती गंगा में हाथ नहीं धो रहे हो, इसका मतलब है कि फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अभी अपनी मेहनत थोड़ी सी बढ़ा दो, मैच वो चलते रहता है। 17,000 नहीं बाबू, 17,700 समथिंग वैकेंसीज है। ठीक है, तो 17,700 समथिंग वैकेंसी बिहार एसएससी में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल को हम लोग मिनी आईएएस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो मिनी आईएएस कहते हैं। काफी अच्छी जॉब है, आपको हमेशा शहर में ही रहने का मौका मिलेगा। तो अभी तो आप रेलवे की तैयारी में व्यस्त हो। ठीक है, अब जो बच्चे एसएससी और रेलवे दोनों की तैयारी करते हैं, उनके लिए महासंग्राम हो गया कि अब इधर पढ़ें कि इधर पढ़ें। तो इस चीज के लिए हम आपको आसानी से बिल्कुल एक चीज गाइड करते हैं। देखिए, होता कुछ नहीं है, बात कॉन्सेप्ट की होती है। कभी क्वेश्चंस का पीछा मत करो मेरे भाई, हमेशा कॉन्सेप्ट का पीछा करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रेलवे में अलग क्वेश्चन पूछता है और एसएससी में अलग क्वेश्चन पूछता है। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग लगभग दोनों जगह सेम ही पूछते हैं, बस थोड़ा सा लेवल अप एंड डाउन हो जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट ही को क्लियर कर लो ना। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, तो कल से हम लोग इस पे बिल्कुल काम करने वाले हैं। तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी 20 नए क्वेश्चंस के साथ, 20 नए कॉन्सेप्ट के साथ।